मैं ओम प्रकाश शर्मा श्री द्रोणाचार्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टॉपिक में अपन ने देखा था पशु प्रजनन पद्धतियां। अपना पशुपालन का जो सामान्य प्रबंधन का जो चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज अपन नया टॉपिक लेके चल रहे हैं पशुओं की नस्लें, और नस्लें भी सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गायों की नस्लें। गायों की नस्ल पढ़ने से पहले अपन कुछ शब्दावली के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, नस्ल किसे कहते हैं, नस्लें किसे कहते हैं, ये देखेंगे अपन सबसे पहले कि नस्लें किसे कहते हैं। ठीक है, नस्ल किसे कहते हैं ये अपन देखते हैं। तो देखो, जीवों का ऐसा समूह है, जीवों का ऐसा समूह है जो समान पूर्वजों से उत्पन्न हो। जीवों का एक ऐसा समूह है जो समान पूर्वजों से उत्पन्न हो और उनकी आकार की एवं जीनी संरचना जीनी संरचना समान हो, तथा जो एक जाति से संबंध रखता हो, जो एक जाति से संबंध रखता हो, उसे क्या कहते हैं, नस्लें कहते हैं या नस्लें कहलाती हैं। यानी कि जीवों का ऐसा समूह है जो अपने समान पूर्वजों से उत्पन्न हो तथा बाह्य आकार की में और संरचना में, मतलब जीनी संरचना में लगभग उनसे मिलता जुलता हो, उनसे समान हो और किसी एक जाति से संबंध रखता हो, उसे ही अपन क्या कहते हैं, नस्लें कहते हैं। आज कोई भी नस्ल है, जैसे भैंस की अपन नस्ल देखते हैं, गाय की अपन नस्लें देखते हैं, तो जैसे जो नस्ल है तो उसके पूर्वज भी उसी नस्ल के थे, उनसे वो एक संतान उत्पन्न हुई है, उसी को अपन क्या कहते हैं, नस्ल कहते हैं। आज देखते हैं कि गायों की जो नस्ल है वो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो के अनुसार 40 नस्ल जो है वो मान्यता प्राप्त हैं। कितनी नस्ल मान्यता प्राप्त है, 40 नस्ल मान्यता प्राप्त है। किसके अनुसार है वो, NBGA के अनुसार, नेशनल ब्यूरो जेनेटिकल एग्रीकल्चर रिसर्च, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल के अनुसार देखें तो गायों की है 40 नस्ल। अब देखिए, कई बुक्स के अंदर 41 बता रखी है, कईयों में 43 बता रखी है, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार अपन देखते हैं तो 40 नस्लें होती हैं। शुद्ध नस्लों का पंजीकरण, कितनी नस्लें पंजीकृत हैं वो एक अपन रिकॉर्ड रखते हैं, उस रिकॉर्ड को ही क्या कहा जाता है, हर्ड बुके कहा जाता है। उस रिकॉर्ड को ही क्या कहा जाता है, हर्ड बुके कहा जाता है। उस रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, हर्ड बुक कहते हैं। औसतन दुग्ध काल यानी कि लैक्टेशन पीरियड, एक गाय है वो कितने दिन तक दूध देती है। देखो, पशुओं के जो दूध उत्पादन का अपन अभिलेख देखते हैं कि एक ब्यात में उसने कितना दूध दिया, एक ब्यात में कितना दूध दिया। जैसे मान लो 2000 लीटर पर लैक्टेशन दूध उत्पादन दिया, तो लैक्टेशन पीरियड क्या है, औसतन दुग्ध काल। औसतन दुग्ध काल यानी कि गाय जो है वो 300 दिन तक यानी कि 10 माह है उसके लैक्टेशन पीरियड के या औसतन दूध काल होता है। फिर आता है शुष्क काल। शुष्क काल यानी कि ड्राई पीरियड होता है। शुष्क काल क्या होता है, ड्राई पीरियड होता है, यानी पशु ब्याने के कितने दिन पूर्व उसका दुग्ध दोहन बंद कर देना
चाहिए। अपन पिछली क्लास में भी इसका जिक्र किए थे कि पशु के ब्याने के कितने समय पूर्व उसका दुग्ध दोहन बंद कर देना चाहिए। तो देखे तो कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पशु का शुष्क काल कितने दिन का होना चाहिए। तो 7 सप्ताह। कितना होता है? 7 सप्ताह। और दूसरे शब्दों में अपन लिख सकते हैं इसको 45 से 60 दिन, यानी कि 60 दिन औसतन है। 45 से 60 दिन भी ऑप्शन आप लोगों को मिल सकता है, या 7 सप्ताह 7 सप्ताह 49 दिन होते हैं। तो 45 से 60 दिन जो है वो शुष्क काल यानी कि पशु का ड्राई पीरियड होना चाहिए। इतने दिन पहले उसका दुग्ध दोहन बंद करना आवश्यक होता है। अगर अपन दुग्ध दोहन बंद नहीं करते हैं, दूध निकालना उसका बंद नहीं करते हैं, तो अगला जो ब्यात है उसके अंदर वो दूध प्रॉपर नहीं दे पाता है और अपन को हानि हो सकती है। अब है औसतन दुग्ध काल था वो 300 डेज। अब गाय का देखे पर्टिकुलर तो 305 दिन का, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। भैंस कम दिन दूध देती है भाई, भैंस कम दिन दूध देती है, यानी कि 281 दिन होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं, अभी मैंने बताया था कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBGAR जो था, नेशनल ब्यूरो जेनेटिकल एग्रीकल्चर रिसर्च, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है? करनाल। करनाल कहाँ है भाई? हरियाणा में। कितनी नस्ल बताइए भाई? 40 नस्ल है। कितनी नस्ल है? 40 नस्ल है। के अनुसार गायों की 40 नस्ल है। और देखो सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक गायें पाई जाती है पश्चिमी बंगाल में। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये बता रखा है पश्चिमी बंगाल में, मतलब है भारत में। भारत में सर्वाधिक गायें कहाँ? भारत में। भारत में सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं पश्चिमी बंगाल में। भारत में सर्वाधिक गायें जो पाई जाती हैं वो पश्चिमी बंगाल में पाई जाती हैं। और विश्व में सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती हैं? विश्व में सर्वाधिक गायें, तो विश्व में सर्वाधिक गायों की बात करें, विश्व में सर्वाधिक गायें, तो विश्व में सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं ब्राजील में। कहां पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। विश्व में ब्राजील में पाई जाती हैं। भारत में पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गायें पाई जाती हैं तो बीकानेर में पाई जाती हैं। राजस्थान में बात करें तो बीकानेर में। आपको कई जगह मिल जाएगा उदयपुर, लेकिन उदयपुर नहीं है। 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई है उसके अनुसार मैं ये बता रहा हूं। किसके अनुसार बता रहा हूं? 20वीं पशु गणना के अनुसार, 20वीं पशु गणना के अनुसार बीकानेर है। और न्यूनतम पशु देखें तो न्यूनतम पशुधन जो है गायों का वो है धौलपुर में। एक बार रिपीट करते हैं, विश्व में सर्वाधिक गायें ब्राजील के अंदर, भारत में सर्वाधिक गायें तो पश्चिमी बंगाल में, राजस्थान में सर्वाधिक गायें तो बीकानेर में, और सबसे कम देखे तो धौलपुर में। अब देखो विश्व में सर्वाधिक पशुधन कहां पाया? विश्व में सर्वाधिक कौन सा पशुधन है? तो विश्व में सर्वाधिक पशुधन जो है वो गाय है। भारत में सर्वाधिक पशु देखें तो भी गाय है, लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक पशु देखें तो गाय नहीं है, बकरी है। विश्व में सर्वाधिक देखें, विश्व में सर्वाधिक पशु, विश्व में सर्वाधिक पशु जो है वो कौन सा है? गाय है। विश्व में सर्वाधिक पशु कौन सा है? गाय है। और भारत में देखें तो भारत में भी गाय है, लेकिन राजस्थान में देखें तो राजस्थान में क्या है? बकरी है। तो गाय बकरी पहले स्थान पे हो गई और गाय जो है वो आती है दूसरे स्थान पर। गाय कौन से स्थान पे आती है? दूसरे स्थान पर। विश्व में
सर्वाधिक गायें का आप देखिए अपन ने ब्राजील में, और उसके बाद आता है भारत। भारत का आता है दूसरा स्थान, भारत का आता है विश्व में दूसरा स्थान गायों में। तो राजस्थान में गायों का पशुओं में स्थान कौन सा है? दूसरा। जबकि प्रथम किसका है? बकरी का है, जो अभी अपन ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए गायों में राजस्थान का स्थान तो छठवां स्थान है भाई। कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। राजस्थान में गायों में राजस्थान का स्थान, यानी भारत के अंदर टोटल अपन देखें तो अपना राजस्थान कौन से स्थान पे आता है? गायों में छठवें स्थान पर आता है। ठीक है, राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग, राजस्थान राज्य गो सेवा आयोग अपने जयपुर के अंदर ही स्थित है और 1995 में बना था। राजस्थान में गो सदन, एक गो सेवा है और एक गो सदन है, जो मात्र दो ही है, एक दौसा में है और एक बीकानेर में है। प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सुपरवाइजर के अंदर निश्चित रूप से आते हैं, आपके जीके में भी आ सकते हैं और अपने पशुपालन यानी अपने सब्जेक्ट के अंदर भी आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, इनको बिल्कुल डीपली तरीके से देख के जाना है। आज वर्तमान में देखते हैं तो पेपर बड़ा डीपली आने लग गया है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों को नहीं छोड़ना है। राजस्थान में गो सेवा संघ, तो राजस्थान में गो सेवा संघ जो है वो अजमेर में है। कहां स्थित है भाई? अजमेर में। और अपना राजस्व मंडल कहां स्थित है? वो भी अजमेर में ही है। गौमूत्र रिफाइनरी जो लगी हुई है वो अपने जालोर के अंदर लगी हुई है, और जालोर में कौन से स्थान पे? पथमेड़ा में। प्रथम कामधेनु विश्वविद्यालय, प्रथम कामधेनु विश्वविद्यालय पथमेड़ा जालोर के अंदर है। और राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला आनंद वन पथमेड़ा, वो भी कहां है? जालोर में ही है। सबसे बड़ा गौमूत्र बैंक जो है वो सांचौर के अंदर है। सबसे बड़ा गौमूत्र बैंक जो है वो सांचौर के अंदर है। गौ संवर्धन फार्म एवं अपना वीर्य बैंक जो है राजस्थान के अंदर, पहला वीर्य बैंक, दूसरा कहां है? जोधपुर में। तो पहला वीर्य बैंक जो बना था वो था बस्सी में। देखो शुरुआत में जब कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चला था, कृत्रिम गर्भाधान योजना चली थी, तब सबसे पहले ये बस्सी में ही गौ संवर्धन कार्यक्रम चलाया गया था। और देखा जाए तो जर्सी गाय का जो संवर्धन केंद्र है वो भी कहां है? बस्सी में है। तो गौ संवर्धन फार्म खेदो, चाहे वीर्य बैंक खेदो, सीमन बैंक खेदो, तो कहां पे है? बस्सी। बस्सी भी राजस्थान में दो है, चित्तौड़गढ़ बस्सी भी है और जयपुर बस्सी भी है। तो ये जयपुर बस्सी में है। कामधेनु योजना, कामधेनु योजना चली थी 1997-98 के अंदर, और गोपालन योजना थी 1989 से 90 को है। जो कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण, कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण जो था वो इसी के अंदर दिया गया था। ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण चले थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये तृतीय चरण में था गोपाल योजना, जिसके अंदर क्या था कि 8वीं पास जो व्यक्ति था और जो पशु चिकित्सालय था उसके 8 किलोमीटर की परिधि के एक व्यक्ति को चुनकर बस्सी भेजा गया था, और वहां उसको बधियाकरण प्लस कृत्रिम गर्भाधान का 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया था। रहना खाना निःशुल्क दिया गया था, और उसको कृत्रिम गर्भाधान और बधियाकरण के लिए उसको प्रशिक्षित किया गया, ताकि अपने देश के अंदर देसी गायें खूब थी लेकिन विदेशी नस्लें बहुत कम थी, इसलिए दूध उत्पादन अपना कम था। इसलिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए विदेशी नस्लें तैयार हो, और विदेशी नस्लों के लिए ये अपन कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया गया कि ज्यादा से ज्यादा उन्नत नस्लों का सीमन लगाया जाए और उन्नत नस्ल पैदा हो, और अपना जो दूध उत्पादन है वो काफी बढ़ चुके। डॉक्टर वर्गीस कुरियन की यही सोच थी कि अपने भारत देश के लोग जो हैं वो इस दूध को एक व्यवसाय के रूप में अपनाए, इस दूध को एक व्यवसाय के रूप में अपनाए, जिस प्रकार से पशुपालन व्यवसाय और कृषि व्यवसाय, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, और देश के किसानों का, पशुपालकों का आर्थिक उत्थान हो,
आर्थिक स्तर से ऊपर उठ के आए और साथ में पोषण भी बराबर मिलता रहे। 280 ml पर डे प्रति व्यक्ति दूध की आवश्यकता होती है, उतना दूध मिले। और पहले अपने जो देशी नस्ल की गायें थी उतना दूध उत्पादन नहीं हो पा रहा था, और आज उन्हीं डॉक्टर साहब की देन है कि आज भारत में नहीं, राजस्थान में, पूरे देश भर और विशेषकर राजस्थान के अंदर तो दूध की गंगा बह रही है। तो इस प्रकार से ये उसी की देन है, किसकी? कृत्रिम गर्भाधान की। और गो अभयारण्य जो है वो अजमेर में और बीकानेर में है, लेकिन ये कहीं बना नहीं है भाई, दोनों ही जगह बना नहीं है, ये मात्र प्रस्तावित है, अभी तक ये तैयार नहीं हुआ, केवल इनके ये प्रस्तावित ही किया गया है। पशु प्रजनन नीति देखें तो 2007 में है, और पशुधन विकास नीति देखें तो 2009-10 में। देखो ये प्रजनन नीति है और ये विकास नीति है, दोनों में फर्क है, इसलिए अच्छी तरह देखें। प्रजनन नीति कब है? 2007 में, और विकास नीति कब है? 2009 से 10 में है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें तैयार करनी है। अब देखिए, अपन देखते हैं कि नस्लों को देखने से पहले उनकी शब्दावली के बारे में अपन वर्णन करते हैं। देखो, गायों की नस्ल, सबसे पहले लेते हैं अपन गायों की नस्ल। गायों की नस्ल, गायों की नस्ल में अपन देखते हैं जूलॉजिकल नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक के नाम में देखो, देशी और विदेशी दो तरह की गायें होती हैं, एक देशी होती है और एक विदेशी होती है। एक तो कैसी होती है? देशी होती है, दूसरी कौन सी होती है? विदेशी होती है। तो दोनों का जो वैज्ञानिक नाम है वो भी अलग अलग आएगा। अब देखो, देशी जो गाय है उसमें और अपने विदेशी गाय के अंदर क्या अंतर है? देखो, देशी गाय जो है वो उसके कुबड़ पाया जाता है और विदेशी कुबड़ रहित होती है। इसके क्या पाया जाता है? कुबड़ पाया जाता है। अब कई बच्चे कुबड़ ही नहीं जानते, कुबड़े रहित होती है। ये कैसी होती है भाई? कुबड़े रहित होती है, और इसके कुबड़े पाया जाता है, इसके कुबड़े पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, कुबड़ क्या होता है? अपनी भाषा में उसको कहते हैं थुई। जैसे ऊंट के कुबड़ सब जानते हैं ना भाई, ऊंट के कुबड़ होती है जो उसको एडिपोज टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। जब उसको पूर्णतया अपन खाने पीने के लिए नहीं देते हैं तो वो उसी से अपना गुजारा चलाता है और मेंटेन रखने का काम करता है। उसी प्रकार से ये भी कुबड़ है जो अपने देशी नस्ल के अंदर ही पाई जाती है, विदेशी में नहीं पाई जाती है। यानी कुबड़ जो है वो उसको प्रतिकूल परिस्थितियों में चलने फिरने के लिए काफी कुछ मदद करती है। उसी प्रकार से देशी नस्ल में कुबड़ पाई जाती है, इसमें कुबड़े नहीं पाई जाती है। अब देखो, इसका देशी का जो देशी गाय जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो, देशी गाय, गाय को क्या बोलते हैं? माता बोलते हैं, और माता तो घर की बोस होती है, इसलिए क्या लिखेंगे अपन? बोस। और बोस के साथ में क्या लिखेंगे? भारतीय ना गाय। देशी गाय को क्या बोल सकते हैं अपन? भारतीय गाय। तो भारतीय गाय है तो अपन कैसे याद रखेंगे इसको? इंडिया। इंडिया से बन गया इंडिकस। क्या बोलेंगे इसको? बोस इंडिकस। गाय तो बोस है। अपने घर के अंदर भी ऐसा एक नियम होता है कि पहली जो रोटी बनाते हैं वो गाय को देते हैं, ऐसी मान्यता है, क्योंकि गाय को क्या मानते हैं अपन? माता, और माता तो क्या होती है? बॉस। इसलिए क्या लिखेंगे देशी गाय के लिए? बॉस इंडिकस। और विदेशी का क्या होता है? बॉस टार्सस। विदेशी का क्या होता है? बॉस टार्सस। बॉस टार्सस, ठीक है। उसके बाद इनका कुल अपन देखते हैं, कुल कौन सा होता है? तो देखो,
कुल की बात करें तो गाय भैंस और भेड़ बकरी, गाय भैंस और भेड़ बकरी चारों का ही जो कुल होता है वो होता है बोविडी कुल। कौन सा कुल होता है? बोविडी कुल होता है। चारों का एक कुल कौन सा होता है? बोविडी कुल होता है। उसके बाद अपन देखते हैं एक नर और एक मादा। एक तो होती है मादा, जिसको तो अपन आराम से काऊ बोलते हैं। ये इसकी शब्दावली के शब्द हैं कि मादा, मादा को तो काऊ ही बोलेंगे, लेकिन नर जो होता है उसको क्या बोलेंगे? नर होगा उसको अपन, एक तो होता है जैसे बेल और एक होता है सांड, ये दो आ जाते हैं। अब बताओ इसमें क्या फर्क है? काऊ, काऊ यानी गाय है, लेकिन नर में एक होता है बेल और एक होता है सांड। इसमें क्या अंतर है? इसमें भी अंतर है भाई। देखो बेल जो होता है ना, बेल प्रजनन के अयोग्य होता है। बेल प्रजनन के अयोग्य होता है। बेल वही होता है जिस बछड़े का लगभग 1 वर्ष की उम्र में बधियाकरण कर दिया जाता है। जिसका क्या कर दिया जाता है? बधियाकरण कर दिया जाता है। जो मैं बधियाकरण के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि किस प्रकार से बधियाकरण किया जाता है। तो जो नर होता है जिसका बधियाकरण कर दिया जाता है उसको ही क्या बोलते हैं अपने? बेल कहते हैं। और अपनी शब्दावली में देखें तो इसको कहते हैं बुलक। क्या कहते हैं उसको? बुलक। यानी कि बधियाकृत किया हुआ नर क्या कहलाता है? बुलक कहलाता है। बधियाकृत किया हुआ जो नर है वो बुलक कहलाता है। और सांड कौन सा होता है? सांड वो होता है जो प्रजनन करने का काम करता है। प्रजनन करने का काम करता है। जो प्रजनन करने का काम करता है उसको तो क्या कहते हैं अपन? सांड, बुल। और जो बधियाकृत किया हुआ नर है जिसको अपन बोलेंगे बुलक। और इसका काम क्या है? भार ढोना। इसका काम क्या है? भार ढोना। इसका काम होता है भार ढोने का काम होता है। अब देखिए आगे, नर मादा जो प्रजनन की क्रिया करते हैं, नर मादा जो प्रजनन की क्रिया करते हैं, नर प्लस मादा, नर मादा मेटिंग करते हैं, संभोग करते हैं, उसको अपन कहते हैं प्रजनन क्रिया। तो नर मादा की जो प्रजनन क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो नर मादा की जो प्रजनन क्रिया, यानी नर मादा मेटिंग करना कह दो चाहे प्रजनन की क्रिया कह दो, नर मादा का मेटिंग कह दो चाहे प्रजनन क्रिया कह दो, तो देखिए उसको कहा जाता है सर्विंग। उसको क्या कहा जाता है? सर्विंग कहा जाता है। और प्रजनन के बाद जब प्रजनन कर लिया तो प्रसव भी होगा निश्चित रूप से। तो जब प्रसव होगा, जब प्रसव होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपने? उसको बोलेंगे काविंग। उसको क्या बोलेंगे अपने? काविंग बोलेंगे। अब काविंग होगा तो उसमें अपन को प्राप्त क्या होगा? शिशु प्राप्त होगा। तो नवजात शिशु को क्या कहेंगे? नवजात शिशु को क्या कहेंगे? नवजात शिशु को कहेंगे अपने काप। नवजात शिशु को क्या कहेंगे? काप। और इसी नवजात शिशु का जो मांस है वो क्या कहलाएगा? वो व्हील कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्हील कहलाएगा। जबकि गाय का मांस क्या कहलाएगा? गाय का मांस क्या कहलाएगा भाई? गाय का मांस जो है वो बीफ कहलाएगा। गाय का मांस जो है वो क्या कहलाएगा? बीफ कहलाएगा। गायों का एक समूह है, गायों का एक समूह है, गायों का एक समूह है। समूह में गाय रहते हैं तो उसको कहते हैं अपन झुंड। लेकिन यहां पे जो शब्दावली में शब्द यूज होगा वो होगा हर्ड। कौन सा शब्द यूज होगा? हर्ड यूज होगा। गायों का जो आवास है
वो आवास को क्या बोलते हैं अपने, आवास को बोलते हैं अपने शेड। आवास को क्या बोलते हैं अपने, शेड बोलते हैं। इसी प्रकार से अपन देखें तो इसकी गुणसूत्र देखिए, गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र 60 होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं गायों में, 60 होते हैं। अब इसका गर्भकाल कितने दिन का होता है, इसका गर्भकाल देखें गाय का, तो गाय का गर्भकाल होता है 282 दिन। कितने दिन का होता है, 282। वैसे मैं गर्भकाल बता चुका हूं और एक सिंपल वे के अंदर भी मैंने बताया था कि 9 माह है 9 दिन याद रखना, 9 माह है 9 दिन याद रखना गाय का, 10 माह है 10 दिन याद रखना भैंस का, 11 माह है 11 दिन रखना घोड़ी का, 13 माह है 13 दिन याद रखना ऊंटनी का, और 5 माह है 5 दिन याद रखना भेड़ बकरी का, 3 माह है 3 सप्ताह 3 दिन यानी कि 114 दिन याद रखना सुअर का। इस प्रकार से भी मैंने याद करवाया था आप लोगों को, लेकिन अगर फिक्स अपन देखें, हालांकि गर्भकाल जो है वो कभी फिक्स नहीं होता है, लेकिन लगभग 282 दिन होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अपन देखें कि जो गाय है वो यौवन अवस्था में कितनी उम्र पे आ जाती है, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं। तो यौवन अवस्था जो है, यौवन अवस्था जो है वो देशी की अलग होती है, भारतीय नस्ल की अलग होती है, और विदेशी की अलग होती है। देसी के अंदर मैंने बताया था भाई 24 से 30 माह पर यौन अवस्था आ जाती है, विदेशी की लगभग 18 माह पे यौन अवस्था आ जाती है। इसी के साथ में अपन देखें कि मध्यकाल स्टर्स पीरियड की बात अपन करें, मध्यकाल यानी कि जो पशु हीट में आ चुका, तो वो कितने समय तक का उसका मध्यकाल होता है, यानी कि मध्यकाल किसे कहते हैं कि वह अवधि या वह समय जिस समय मादा पशु नर पशु से संभोग करना चाहता है या इच्छुक रहता है, उसको अपन मध्यकाल कहते हैं। तो वो गाय के कितने दिन का होता है, तो गाय के ज्यादा दिन नहीं है, 24 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। तो गर्भाधान का उपयुक्त समय इसके लिए क्या होगा, तो देखो मध्यकाल जो है, जो स्टेट से पीरियड है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, अर्ली हीट, मिड हीट और लेट हीट। तो हमेशा मिड हीट में करवाना चाहिए, यानी कि हीट आने के 12 घंटे बाद, पशु हीट में आ जाए उसके 12 घंटे बाद अपन को गर्भाधान करवा देना चाहिए। और उसके बाद आता है मध्य चक्र। तो मध्य चक्र जो होता है वो लगभग कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। कितने दिन पे आ जाता है मध्य चक्र, यानी स्टार्स साइकिल, यानी कि मध्य चक्र होता है जिसमें कि पशु के एक बार हीट में आ गया, उसके बाद पुणे कितने दिन बाद हीट आ रहा है, उसको कहा जाता है मध्य चक्र। तो 21 दिन पे पुणे ये हीट में आ जाता है। इसके अलावा अपन देखें कि तापमान कितना होता है, पशु का तापमान कितना होता है, तो देखो गाय का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा नाड़ी गति अपन देखें, श्वास गति अपन देखें, तो नाड़ी गति की अपन बात करें तो नाड़ी गति होती है, एक मैंने अलग तरीके से भी नाड़ी गति याद करवाई थी कि जितना छोटा पशु है उतनी ही नाड़ी गति ज्यादा हो। जैसे कि मुर्गी का 200 से 400 है, भेड़ बकरी का 70 से 80, सुअर का 60 से 80, फिर गाय आती है तो 40 से 50, फिर ऊंट आता है, घोड़ा आता है तो 32 से 40, है ना। तो ये प्रति मिनट में होता है भाई, कितना होता है प्रति मिनट। और ऊंट सबसे बड़ा है तो सबसे कम होती है 28 से 32। और श्वास गति की बात अपन करें तो श्वास गति जो होती है, जैसे भैंस की 16 से 18 होती है और इसकी 20 से लेकर 25 तक होती है, और वही प्रति मिनट आता है भाई, वही प्रति मिनट आता है। पानी की आवश्यकता देखें भाई, पानी की आवश्यकता कितनी होगी,
पानी की आवश्यकता अगर अपन देखें तो कितनी होती है, पानी लगभग 30 से 40 लीटर, 30 से 40 लीटर पानी की पर डे की आवश्यकता इसको होती है। उसके बाद अपने देखते हैं इसकी उम्र कितनी होती है। गाय की उम्र जो है, उम्र हमेशा औसतन होती है, तो औसतन उम्र जो है वो 20 से लेकर 23 वर्ष तक होती है। कितनी उम्र होती है, 20 से लेकर 23 वर्ष तक की इसकी उम्र होती है। दांत यानी कि बड़ा मुख, सारे के सारे दांत कितनी उम्र पे उग जाते हैं, तो लगभग 4.5 वर्ष पर उग जाते हैं। लगभग 4.5 वर्ष पर सारे के सारे स्थायी दांत उग जाते हैं। तो ये थी अपने गायों की, मतलब गाय की शब्दावली जो गाय के लिए अपने लागू करते हैं ये शब्द। और अब देखते हैं अपन गायों का वर्गीकरण करते हैं, गायों का वर्गीकरण करते हैं। और वर्गीकरण जो किया जाता है वो किया जाता है उपयोगिता के आधार पर। तो गायों का वर्गीकरण करेंगे और उपयोगिता के आधार पर करेंगे। तो उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण, उपयोगिता के आधार पर अपन वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, अब उपयोगिता के आधार पे अपन वर्गीकरण करें तो देखिए आप, पहला आता है दुधारू नस्लें, फिर आता है द्विप्रयोजनीय, जिसको अपन कह सकते हैं ड्यूल पर्पज, द्विप्रयोजनीय। और तीसरा जो आता है वो आता है भारवाहक। तीसरी नस्ल जो आती है भारवाहक नस्लें। ठीक है, दुधारू नस्ल को मिल्च ब्रीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्च ब्रीड कहते हैं। इसको ड्यूल पर्पज कहते हैं। ड्यूल पर्पज होती है। और भारवाहक होती है, ड्राट पर्पज होती है, ड्राट पर्पज होती है। इस प्रकार से अपन ने वर्गीकरण किया नस्लों का। तो देखिए दुधारू नस्ल, दुधारू नस्ल वह नस्ल होती है, दुधारू नस्ल वह नस्ल होती है जो दूध देती है। दुधारू नस्ल मतलब है दूध देने वाली। दुधारू नस्ल कौन सी होती है, दूध देने वाली होती है। अब दूध देने वाली नस्लें कौन कौन सी हैं, अभी अपन ने जिक्र किया था भाई 40 रजिस्टर्ड यानी कि मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल है उसके द्वारा है। तो दूध देने वाली जो दुधारू नस्ल है, मिल्च ब्रीड्स जो है, वो कौन कौन सी होती है। तो अपन एक ट्रिक के द्वारा इसको याद करते हैं। तो अपन याद करते हैं, देखो जो ट्रिक है इसका वो क्या है ये देखते हैं अपन, और वो है शाही गिरारे। शाही गिरारे, इस ट्रिक से अपने दुधारू नस्लें याद कर लेंगे। शाही गिरारे है, शीशा गिराए नहीं है, शाही गिरारे। शीशा गिरारे बरेली के बाजार में है ना, झुमका गिरा है वो, ये है शाही गिरारे। तो शाही गिरारे है, तो शाही का मतलब होता है साहिवाल। पहला क्या देखा अपन ने, शाही,
तो साई का तो क्या हो गया, साईवाल। गी का हो गया गिर। रा का हो गया राठी। रे का हो गया रेड डैन, वो सॉरी रेड सिंधी। और इसके अलावा एक और आती है नस्ल है देवनी। एक नस्ल और है देवनी। ठीक है, अब लेके चलते हैं द्विप्रयोजनीय नस्ल। और द्विप्रयोजनीय नस्ल है उसका भी अपन ट्रिक देखते हैं। और उसका जो ट्रिक है वो है थारा हक में। क्या है, थारा हक में। अब देखो था रा यानी कि था से हो गया थार पार कर। था से क्या हो गया, थार पार कर। थार पार कर। रा से हो गया राठी। रा से क्या हो गया, राठी। था और रा दो गए। है से हो गया हरियाणा। है से हो गया हरियाणा। और कैसे हो गया, कांकरेज। कैसे हो गया, कांकरेज। में से हो गया मेवाती। में से हो गया मेवाती। ये आ गई भाई डोले परपद। लेकिन इसके अलावा और भी नस्ल है, वो कौन कौन सी है देखो। एक तो है देवली, पंगानुर, गाबलाब, सीरी, कौन कौन सी है, देवली है, पंगानुर है, गाबलाब है, सीरी है, निमाड़ी। निमाड़ी के अलावा डांगी, कृष्णा गाठी। ये और भी कई नस्ल हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर सुपरवाइजर के सिलेबस के अंदर इन्हीं नस्लों का अपने विस्तृत वर्णन करेंगे, जो अपने ट्रिक बनाया गया है थारा हक में। ठीक है ना, ये तो अन्य नस्लों के अंदर आता है। उसके बाद देखो बाहर वाह के नस्लें। अब बाहर वाह के नस्लों का क्या ट्रिक है देखो। मेरा नाम है के, क्या ट्रिक है भाई, मेरा नाम है के। मेरा नाम है के और मैं नाम ऐसे लिखता हूं भाई, नाम। नाम है के। मेरा नाम है के। तो मेरा नाम है के। इस ट्रिक के आधार पर अपन नस्लें देखेंगे। देखो एक एक शब्द को अपन उठाते हैं और देखते हैं। तो देखो पहला देखते हैं न। न से तो क्या हो गया, नागौरी। ठीक है, ए से हो गया अमृत महल। अमृत महल। दूसरा जो ए है उससे हो गया अंबाला चेरी। अंबाला चेरी। एम से हो गया मालवी।
एम से हो गया मालवी, ठीक है। हे से हो गया हेलिकार, है से हो गया हेलिकार। तो मेरा नाम है के, तो के का क्या आएगा, एक का तो आएगा कंग्याम, कंग्याम, ठीक है। फिर दूसरे के का आएगा केने कथा, फिर के का क्या आएगा खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। और फिर के का क्या आएगा खेरीगढ़, क्या आएगा भाई खेरीगढ़। तो मेरा नाम है के और ये नस्ल के बारे में अपन चर्चा करेंगे जो अपनी भारतीय गायों की नस्ल है। तो भारतीय जो गायों की नस्ल है उनका उपयोगिता के आधार पे अपन ने जो वर्गीकरण किया है वो 3 प्रकार से किया है। पहला कौन सा है, दूधारू नस्ल, ऐसी गायें जो दूध देती हैं। और शाही गिराए अपन को याद रखना है, शाही यानी साहीवाल, गी यानी गिर, और रा यानी राठी, रेड यानी रेड सिंधी और देवनी। और थारक में एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इसके अंदर जो राठी है, जो राठी नस्ल है ये देखो दूधारू में भी आ रही है और दूसरी राठी दीप प्रयोजनी में भी आ रही है। दोनों के अंदर ही राठी नस्लें आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दीप प्रयोजनीय नस्ल और दीप प्रयोजनीय नस्ल का जो पालन किया जाता है, मतलब दीप प्रयोजनीय नस्ल का मतलब क्या होता है, जो दूध प्लस भार ढोना दोनों काम करती है ना, उसको कहते हैं ड्यूल पर्पज। और भारवाहक नस्ल किसे कहते हैं, जो केवल भार ढोने का काम करती है। तो थारा हक में और इसके अलावा अन्य और भी नस्लें हैं। उसके बाद भारवाहक नस्ल देखिए, जो आपको क्या ट्रिक याद रखना है, मेरा नाम है के और के की स्पेलिंग के तब होता है वो के, समझ गए ना। तो मेरा नाम है के। तो ये थी भारतीय नस्लें। और अब लेके चलते हैं अपने विदेशी नस्लों के बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। और उससे पहले देखते हैं अपने इन नस्लों के अलावा, इन नस्लों के अलावा, इन नस्लों के अलावा केरल प्रदेश में उपरोक्त नस्लों के अलावा केरल प्रदेश में, कहां पे, केरल प्रदेश में कम ऊंचाई की, कम ऊंचाई की, कम ऊंचाई की, छोटे आकार की, कम ऊंचाई की छोटे आकार की वेचूर नस्लें पाई जाती हैं। छोटे आकार की वेचूर नस्लें पाई जाती हैं, वेचूर नस्लें पाई जाती हैं। उनको क्या कहा जाता है, मिनी एचर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, मिनीएचर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, मिनीएचर कहा जाता है। केरल प्रदेश के अंदर जो गायें पाई जाती हैं वो छोटे आकार की होती हैं और उनको मिनीएचर कहा जाता है। जैसे अपने भारत के अंदर गाय हैं उनको जैसे अपने भारतीय गाय कहते हैं, देसी गाय कहते हैं, उसी प्रकार जैसे केरल के अंदर, भारत में है केरल, लेकिन केरल के अंदर ये अलग से एक नस्लें पाई जाती हैं
वो होती है मिनिएचर। जैसे यूरोपियन देशों के अगर अपन बात करते हैं तो वहां गाय को जेबू कहते हैं, और अमेरिकन देशों की अपन बात करते हैं तो वहां टी कप काऊ कहा जाता है। तो इसी प्रकार से अपने देश में केरल के अंदर छोटे आकार की कम ऊंचाई वाली जो वेचूर नस्लें पाई जाती हैं जिनको मिनिएचर कहा जाता है। अब देखते हैं अपन विदेशी नस्लें। तो विदेशी नस्लें कौन कौन सी होती हैं? विदेशी नस्लें, अब विदेशी नस्लों की अपन बातें करते हैं तो एक सीधा सा ट्रिक याद रखना है अपन को, क्या? जहां रेबा, जहां रेबा। अब देखिए एक एक शब्द को अपन देखते हैं। एक तो क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है जय, दूसरा आ रहा है हा, फिर आ रहा है रे, फिर आ रहा है बा। एक एक का अपन देख करके देखते हैं। जय यानी जर्सी, जय यानी क्या होता है? जर्सी होता है। हा यानी हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन होता है। रे यानी होता है रेड डॉन, रेड डॉन, और बा यानी होता है ब्राउने स्विस। अब इसके अतिरिक्त और भी होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे आयरशायर होती है, गर्नसी होती है, शॉर्ट हॉर्न होती है, शॉर्ट हॉर्न होती है। ये होती है विदेशी नस्ल यानी कि कुबड़ रहित नस्लें। तो अभी अपन ने देशी और विदेशी नस्लों का वर्गीकरण अपन ने किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अलग अलग नस्लों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। फुल एनर्जी के साथ जुड़े रहिए, लाइक और शेयर कीजिए, लगातार तैयारी में लगे रहें, तैयारी करते रहें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर फिर आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित होंगे। तब तक अलविदा, नमस्कार, जय श्री राम।